जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दीक्षित ट्यूटोरियल, इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, कल हमने क्या पढ़ा था? फ्रांसीसियों का आगमन। जो हमने बाइफरकेट किया था आधुनिक भारत को, उसका हम पहला पार्ट खत्म कर चुके हैं, यूरोपियों का आगमन। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। उस पार्ट को पढ़ेंगे। उस पार्ट में हमने कई पार्टों को विभाजित कर दिया है, उसको डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए सुविधा हो सके, आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो सके तैयारी का। तो आज हम उसी को एक दूसरे पार्ट को हम आज आपके सामने करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले योग्यता भारतवंशी, उसको हैप्पी हैप्पी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपका जो जीवन है, जो सादा जीवन है और जो उच्च विचार आप रखते हो, उसको आप निरंतर आगे बढ़ाइए। मैं आपसे बस यही करता रहूंगा। आप जो कर रहे हो, जो आप में जो काबिलियत है, आप में जो कुव्वत है, जो जज्बा है, जो हुनर है, आप उसको पहचानिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ये दीक्षित ट्यूटोरियल्स के माध्यम से आपके लिए जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइएगा दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था दूसरा जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, इसमें आज से हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध, ठीक है, कर्नाटक का युद्ध आज से हम शुरुआत करेंगे। जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज हम शुरू करेंगे। आज मैं आपको एक बात और बता देता हूं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। और इतिहास पढ़ते समय वे जो आप लोग इतिहास पढ़ते हो ना, आप ना बहुत रेयर केस में बता रहा हूं, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो आपको ऐसा बताएंगे। सबसे पहली बात आपको लिए मैं बता दूं, देखिए, इतिहास को हमेशा पढ़ने के लिए जो हमें चाहिए होता है, किसी भी, जैसे मैं कर्नाटक का युद्ध बोल रहा हूं, ठीक है, कर्नाटक युद्ध। देखिए, कर्नाटक युद्ध जब मैंने बोला, इसके लिए मैं बताऊं हिस्ट्री में क्या क्या है। देखिए, मैं जितने भी पॉइंट आपको बताऊंगा ये बेहद बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कर्नाटक के युद्ध में, ये हर उस इतिहास के हर टॉपिक में काम आएगा। देखिए, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो उसकी आती है भूमिका। क्या आती है? भूमिका। कि भूमिका क्या है इसी टॉपिक की। दूसरा आता है प्रेरक तत्व। प्रेरक तत्व, प्रेरक तत्व की मैं बता दूं, इसको बोलते हैं हम कारण। ठीक है, कारण के बाद आता है प्रमुख घटना। प्रमुख घटना, ठीक है, प्रमुख घटना के बाद आता है इसका परिणाम। परिणाम के बाद आता है महत्व। ठीक है, ठीक है। हमेशा कोई कुछ भी आंसर राइटिंग जैसे आप लोग करते हो, जो इतिहास की जब आंसर राइटिंग कहीं भी आप करते हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पर कर रहे हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कैसे भी कर रहे हो, या कोई आप यूपीएससी की आंसर राइटिंग कर रहे हो या पीसीएस की आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आप इनको ये पॉइंट ये आपके लिए बेहद जरूरी रहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की भूमिका, उसका कारण, उसकी प्रमुख घटना, उसका परिणाम और उसका महत्व। अब मैं आपको बता दूं, जो कारण होते हैं, कारण भी देखो, एक कारण होता है दीर्घकालिक। कौन सा होता है? दीर्घकालिक। एक होता है तत्कालिक। किसी भी चीज का जो कारण होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है दीर्घकालिक, एक होता है तत्कालिक कारण। अगर हम देखेंगे कर्नाटक युद्ध की प्रमुख घटनाओं की, तो प्रमुख घटना मैं बता दूं, प्रथम कर्नाटक युद्ध को मैं आंग्ल फ्रांसीसी में बोलते, क्या बोलते हैं? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रमुख घटना में प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब इसका
परिणाम देखा जाए तो परिणाम जब आता है तो परिणाम, ठीक है, परिणाम में अगर हम देखे जाए तो क्या होता है परिणाम, देखो इस कर्नाटक युद्ध का जब परिणाम हम पढ़ेंगे प्रमुख घटना के साथ, तो प्रमुख घटना जब हम पढ़ेंगे तीनों जो युद्धों को पढ़ने के बाद हम एक ओवरऑल उसका परिणाम देखेंगे। तीनों युद्धों का समरी के रूप में एक क्या देखेंगे हम, परिणाम देखेंगे। ठीक है, इसका महत्व देखें, ठीक है, महत्व की बात करें, ठीक है, तो महत्व को भी हम पढ़ेंगे कि इस कर्नाटक युद्ध का महत्व क्या है। इस महत्व से पहले मैं आपको बता देता हूं, इस महत्व से पहले आता है प्रभाव। देखो किसी भी युद्ध में जा रहे हो, ठीक है, जैसे एक तरफ देखो, मैं आपके लिए एक उदाहरण के रूप में बता दे रहा हूं, ये कोई भी महिला है, ठीक है, एक तरफ उसका भाई है और एक तरफ उसका पतिदेव है, ठीक है। अब इसने बोला कि नहीं मैं कहीं भी जाऊं, मतलब शॉपिंग करने, ठीक है, शॉपिंग करने हम जा रहे हैं, तो भाई के लिए लिवाइस की जींस ले रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहा है नहीं कार्गो की जींस लेंगे, ठीक है, पति देव बोल रहा है कि नहीं साले आपके लिए हम लेंगे कार्गो की जींस, लेकिन पत्नी बोल रही है कि नहीं मेरे भाई के लिए आएगी लिवाइस की जींस। तो देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि एक इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, पत्नी और पति में हो रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर कोई जीता, देखिए अगर इसने लिवाइस की जींस खरीद ली तो पत्नी जीती, अगर कार्गो की जींस जीती तो, अगर कार्गो की जींस अगर उसने परचेज की तो पति जीता। तो अगर जो जीतने वाले पे हमेशा क्या पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है, और हारने वाले पे क्या पड़ता है, हमेशा नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो पति पत्नी की लड़ाई में एक ये तो नोकझोंक चलती रहती है, मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया है इसे, ठीक है। तो क्या होती है, एक पर पड़ता है हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट और एक पर पड़ता है नेगेटिव इफेक्ट। इसमें भी हम इसी प्रकार देखेंगे, एक पे पड़ेगा हमारा पॉजिटिव इफेक्ट, एक पे पड़ेगा नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो हमारा पढ़ने का तरीका होता है हिस्ट्री को, वो यही होता है, भूमिका, प्रेरक तक, प्रमुख घटना, परिणाम, प्रभाव और महत्व। अब हम शुरुआत करते हैं इसका भूमिका। भूमिका की मैं आपको बता दूं, आपको भी पता है कि वणिकवाद की विचारधारा के साथ ये भारत का में प्रवेश करते हैं और एक एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो विचारधारा थी वो कौन सी विचारधारा थी, वणिकवाद की, वणिकवाद की विचारधारा, ठीक है, ठीक है। भूमिका में क्या है कि ये जो भी आपका जो इंट्रो होता है, अब मैं आपको उतने दिन से इंट्रो ही बता रहा था एक तरह से, तो आप उसको समरी के रूप में अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो तो समरी के रूप में आप उसकी भूमिका को लिख सकते हो, ठीक है। मैं अगर शॉर्ट व्यू में एक टर्म में बोलूं तो क्या थी उनकी जो युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था, वणिकवाद की विचारधारा का प्रसार करना, उस साम्राज्य पर विस्तार करना, उस व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। उस वजह से कर्नाटक युद्ध हुआ जो कि बेहद अपने इतिहास में एक निर्णायक युद्ध में शामिल होता है। और इसमें हमारे जो लेसन प्लान में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि वांडीवास का वो जो युद्ध होता है, ठीक है, वो भी इसी में आता है कर्नाटक युद्ध में। तो मैं बताऊंगा वो तृतीय युद्ध में आएगा, मैं आज जब आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, तो ऐसे ऐसे करके जो होता है। अब मैं आपको बता दूं, देखो इसका कारण की मैंने बताया, जो कारण थे उसके कारण होते हैं, एक होता है दीर्घकालिक कारण, एक होता है तत्कालिक कारण, ठीक है। अगर मैं दीर्घकालिक कारण में आपको बता दूं तो दीर्घकालिक कारण जैसे ये है, ठीक है, एक होते हैं दीर्घकालिक कारण, ठीक है, ये मैंने जो गोला बनाया वो मैंने बनाया दीर्घकालिक का। दीर्घकालिक कारण में देखा जाए तो राजनीतिक कारण, एक होता है आर्थिक कारण, ठीक है। अगर मैं देखा जाए तो राजनीतिक कारण में मैं आपको बता दूं, देखिए राजनीतिक कारण में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या थे, फ्रांसीसी और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे। एक दूसरे के विरोधी क्यों थे, क्योंकि ये क्या चाहते थे, एकाधिकार स्थापित करना। क्या चाहते थे, ये एकाधिकार स्थापित करना। अगर मैं
एक और बताऊं राजनीतिक कारण, तो भारत के जो मैंने आपको बताए थे कि भारत की उस टाइम कंडीशन कैसी थी, बहुत नाजुक स्थिति में थे, क्योंकि मुगल पड़ गए थे कमजोर, मुगल हो गए कमजोर। जो जो बड़े बड़े राज्य थे वो उनमें क्या हो गया, छोटा छोटा राज्यों में बट गया। ठीक है, तो छोटे छोटे राज्यों में जब बट गया तो उनमें जो कुशल नेतृत्व करता कोई भी नहीं था, क्योंकि मुगल भी कमजोर हो गए थे। 1707 के बाद क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। उसके बाद कौन सा फर्क कुछ दिन आता है, क्या धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर होता गया। ठीक है, इसका फायदा यूरोपियों ने उठाया। ठीक है, अगर मैं देखा जाए तो आर्थिक कारण में मैं आपको बता दूं कि जो व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, कौन सा, व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना चाह रहे थे। ठीक है, तो आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दीर्घकालिक कारण, अगर मैं इसका तत्कालिक कारण देखूं तो हर युद्ध में, तीनों युद्ध में क्या है, देखो तीनों युद्ध में, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ या द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, इनके क्या है, या तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, इनमें क्या है कि इनके तात्कालिक कारण अलग अलग होंगे। तात्कालिक कारण वो होता है जो एट प्रेजेंट किसी वजह से, जैसे अब मेरी लड़ाई चल रही है, ठीक है, ये पर्सन है, ठीक है, जैसे अरुण है, ठीक है, अरुण की लड़ाई चल रही है विक्रम से। ठीक है, विक्रम कौन है, टीम मैनेजर। ठीक है, और ये कौन है, अरुण एजुकेटर। ठीक है, देखिए, और एक है सूरज। ठीक है, और सूरज है यूट्यूब मैनेजर। ठीक है, नहीं, अब देखो इसका मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि तत्कालिक कारण क्या होता है, दीर्घकालिक कारण क्या होता है। अब देखो दीर्घकालिक कारण में मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के घर हैं आपस में, पड़ोस में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अरे उनके शुरू से पुरखों के जमीन, पुरखों में लड़ाई हो गई थी, तो उस पुरखों की लड़ाई को अभी तक वो चालू रख रहे हैं। अरे हमने तब हुआ था, ये हुआ था, है हमारी गली में ये हो गया था, हमारी नाली में ये कर दिया था, कि हमारी बाउंड्री तोड़ दी थी। ठीक है, उनके पूर्वजों की लड़ाई थी जो अभी तक चल रही है। ठीक है, ये तो हो गया दीर्घकालिक कारण। दीर्घकालिक कारण में क्या होता है, और तत्कालिक कारण क्या होता है कि विक्रम ने अरुण ने चांटा मारा, अरुण ने इसमें चांटा मार दिया, तो कौन सा जो युद्ध का जो परिणाम था वो क्या था, तुरंत कि इसने चांटा मारा। ठीक है, ऐसे सूरज के साथ देखा जाए तो सूरज, जैसे सूरज ने विक्रम में चांटा मार दिया, अब विक्रम ने अपनी फौज बुला ली। ठीक है, यूट्यूब सूरज के पास पहुंच गया, सूरज ने अपनी टीम बुला ली, वो यहाँ पहुंच गया, तो इसका तत्कालिक कारण क्या था, सिर्फ चांटा मारना। ठीक है, तो ये होता है तत्कालिक कारण और एक होता है दीर्घकालिक कारण। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध में बता दूं, जो कर्नाटक युद्ध में जो इसका जो तत्कालिक कारण था, तत्कालिक कारण की मैं आपको बता दूं, तो जो यूरोप में एक था ऑस्ट्रिया देश। ठीक है, ऑस्ट्रिया देश में क्या था, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था। ठीक है, ठीक है, उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा। उस युद्ध में क्या किया, एक पार्टी एक तरफ आ गया, कौन, फ्रांसीसी, और दूसरी तरफ कौन आ गया, यूरोप, वो ब्रिटेन। ठीक है, फ्रांसीसी और ब्रिटेन जब दोनों की कंपनियां, ठीक है, भारत में भी है, तो इस पर भारत पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत क्या हुआ कि फ्रांसीसी कंपनियां और ब्रिटेन की कंपनियां, तो इन्होंने क्या किया कि आपस में इन्होंने खुद में लड़ाई स्टार्ट कर दी। सिर्फ किस वजह से, इनका तत्कालिक कारण क्या था, क्योंकि यूरोप के ऑस्ट्रिया देश में उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा, लेकिन पार्टी तो भाई डिवाइड तो दोनों तरफ थे, एक तरफ फ्रांसिस था, एक तरफ ब्रिटेन था, तो भाई जाहिर सी बात है कि युद्ध तो वो करेंगे चाहे वो कोई सी भी परिस्थिति में हो। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो, तो ब्रिटेन के जो थे, ब्रिटेन का जो वो था बार्नेट, एक अधिकारी था बार्नेट, क्या नाम था,
बार्नेट बार्नेट ने क्या किया, जो फ्रांसीसी जहाज का जो बेड़ा था ना उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया, फ्रांसीसी जहाजों पर बेड़ों पर क्या कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया। अब मैं आपको बता दूं एक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक है, जो कर्नाटक जो मैं बोल रहा हूं, ये कर्नाटक आज का कर्नाटक नहीं है, आज का जो है आंध्र प्रदेश प्लस तमिल। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर जो था उसको पहले बोलते थे कर्नाटक। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर क्या था वो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, कर्नाटक का जो उस टाइम जो शासक था वो कौन था, नवाब अनवरुद्दीन। देखो यहां था, मैं आपको यहां बता दूं, ठीक है, यहां था नवाब अनवरुद्दीन। ठीक है, नवाब अनवरुद्दीन था। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या था, यहाँ पर था मद्रास। ठीक है, ऊपर मद्रास था और नीचे पोंडुचेरी थी यहाँ पर। ठीक है, पोंडुचेरी, पुदुचेरी कर दे रहा हूँ ना, पुदुचेरी भी बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कर्नाटक का उस टाइम जो शासक था वो था नवाब अनवरुद्दीन। ठीक है, यहाँ ऊपर था मद्रास और नीचे थी पुदुचेरी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस टाइम जो फ्रांसीसी का जो गवर्नर था वो था डुप्ले। बहुत माइंडेड आदमी था डुप्ले, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर फ्रांसीसी अगर शासन अगर डुप्ले को द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद अगर नहीं बुलाता तो शायद मैं मानता हूं कि निर्णायक युद्ध में जो तृतीय युद्ध होता, क्योंकि डुप्ले जीत जाता। लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले को बुला लिया गया, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ था अनवरुद्दीन और मद्रास और पुदुचेरी। अब क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने क्या कर दिया, मद्रास के किले की क्या कर दिया, घेराबंदी कर दी। ठीक है, डुप्ले जो था बहुत माइंडेड आदमी था, उसने मद्रास के किले की घेराबंदी कर दी। उस किले का जो नाम था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज था, इस पर बदला तो उसने डुप्ले ने इस पर घेराबंदी कर दी। ठीक है, 1946 में मद्रास को इसने अब क्या गया, अपने हवाले ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनवरुद्दीन से सहायता मांगी। तो अनवरुद्दीन ने बोला कि भाई शांति से रहो, यहाँ अगर व्यापार करना तो शांति से रहो। लेकिन डुप्ले ने अपने जो बोलते हैं ना साम्राज्य विस्तार की नीति को, और उस टाइम जो ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा था, उत्तराधिकारी का युद्ध जो चल रहा था, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि नहीं हम युद्ध लड़ेंगे। तो उस टाइम क्या होता है, अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रांसीसियों में युद्ध होता है। ठीक है, अब भाई देखो भारत की कंडीशन कैसी है, अनवरुद्दीन इस युद्ध में हार गया। मतलब एक शासक जो कर्नाटक राज्य का जो शासक है वो हार जाता है फ्रांसीसियों से। और 1948 में, कौन से में, 1948 में, और इसको मजबूरन एक संधि करनी पड़ती है। उसका संधि का जो नाम होता है वो होता है सेंट टॉमे की संधि। ठीक है, सेंट टॉमे की संधि होती है। फिर जैसे जैसे और समय बढ़ता गया, ठीक है, समय बढ़ता गया, तो एक टाइम आता है जब फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच कौन सी होती है, एक संधि होती है। संधि करके इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। इस समाप्त किया जाता है एक्स ला सापेल की संधि होती है। ठीक है, एक्स ला सापेल की संधि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच होती है। और इस संधि के उपरांत क्या होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कोई भी ऐसा निर्णायक नहीं होता, और जो मद्रास था उसको वापस लौटा दिया
जाता है। ठीक है, तो ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था, जो तत्कालिक कारण था वो मैंने आपको बता दिया। उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में हमेशा याद रखना कि दो संधियां होती हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान दो संधियां होती हैं। पहली संधि जो होती है वो अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रांस। ठीक है, इस संधि को क्या बोलते थे मैंने आपको बताया था, सेंट टोमे की संधि। ठीक है, और जो दूसरी संधि होती है वो होती है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। जो ये होती है वो होती है एक्स ला सापेल की संधि, एक्स ला सापेल। ठीक है, इस संधि के बाद ही क्या होता है, युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि निर्णायक युद्ध नहीं था ये। ठीक है, पहला युद्ध था। ठीक है, जो पहला युद्ध मैं आपको बता दूं 1740 से 1746 तक चला था ये। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब आता द्वितीय कारण। द्वितीय कारण का क्या ऐसा तत्कालिक कारण था कि जो द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, द्वितीय युद्ध में भी मैं आपको बता दूं वहां भी उत्तराधिकारी के लिए युद्ध था, लेकिन उत्तराधिकारी का युद्ध तो था। तो मैं आपको बता दूं पहले हाफ में फ्रांसीसी जीतते हैं। ठीक है, दूसरे हाफ में कौन जीतते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैं आपको बता दूं जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था वो बराबरी पर एंड हुआ था। ठीक है, बराबरी पर एंड होता है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये यहां था जैसे ये है। ठीक है, यहां मैंने बताया था यहां था हैदराबाद, और यहाँ ये वाला पार्ट था वो कौन सा था मैंने आपको बताया था अभी, कौन सा था, कर्नाटक। यहाँ कौन सा था, कर्नाटक। ठीक है, हैदराबाद का जो नवाब था वो था नासिर जंग। कौन था नवाब, नासिर जंग था। और जो कर्नाटक का जो नवाब था वो तो मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा था, अनवरुद्दीन। अब क्या हुआ, नासिर जंग जो हैदराबाद में जो था नासिर जंग, उसमें क्या हुआ कि इसके सत्ता को चुनौती कौन देता है, मुजफ्फर जंग। कौन देता है, मुजफ्फर जंग। चुनौती कौन पेश करता है इसके लिए, सत्ता के लिए जो चुनौती पेश करता है वो करता है मुजफ्फर जंग। और यहां पर जो सत्ता के लिए जो चुनौती पेश करता है वो करता है चंदा साहब। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है तो अनवरुद्दीन और चंदा साहब में लड़ाई होती है। यहाँ नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में लड़ाई होती है। तो चंदा साहब ने क्या किया, चंदा साहब किसके साथ आ गया, डुप्ले के साथ। इसने डुप्ले से बातचीत की और डुप्ले को अपने साथ में मिला लिया। ठीक है, डुप्ले को अब ऐसा नहीं है कि डुप्ले फ्री में आ गया। डुप्ले को सहायक संधि का जनक क्यों माना जाता है मैं आपको बताऊंगा। अब सहायक संधि सबसे पहले डुप्ले ने शुरुआत की थी। मैंने बोला था ना बहुत माइंडेड आदमी था। उस सहायक संधि से ही जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ना ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में, ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटेन का, तो सहायक संधि किसने शुरुआत की थी, डुप्ले ने। मैं आपको बताऊंगा। तो चंदा साहब ने क्या किया, फ्रांसीसी को भी अपने साथ में ऐड कर लिया। और डुप्ले ने क्या किया, बहुत चतुराई के साथ मुजफ्फर जंग को भी अपने साथ में ले लिया। ठीक है, अब देखिए हैदराबाद से कौन सा आ गया, मुजफ्फर जंग। ठीक है, और कर्नाटक से कौन सा आ गया, चंदा साहब फ्रांसीसियों के साथ। ठीक है, अब ठहरा दूसरा पार्टी। दूसरे पार्टी की मैं आपको बता दूं, एक नासिर जंग प्लस अनवरुद्दीन प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो तीन तीन पार्टी बन गई। ठीक है, ठीक है, एक पार्टी में तीन तीन
फ्लो बन गए। जैसे एक हो गया चंदा साहब, एक हो गया फ्रांसीसी, एक हो गया मुजफ्फरजंग, दूसरी पार्टी में हो गया नासिर जंग, अनवरुद्दीन और ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बीच फिर युद्ध चलता है, ठीक है, जो कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध माना जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि पहले हाफ में फ्रांसीसी लोग जीतते हैं, तो भाई दूसरे हाफ में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो वेल्लोर का युद्ध था, ठीक है, वेल्लोर के जो निकट था एक था अंबर। वेल्लोर इसको बहुत जगह वेल्लोर भी बोला गया, लेकिन मैं आपको बता दूं वेल्लोर के पास जो एग्जैक्ट जो प्लेस था के समीप था एक अंबर प्लेस, ठीक है। अंबर प्लेस में क्या होता है, अनवरुद्दीन और चंदा साहब जब ये लड़ते हैं ना, अनवरुद्दीन और चंदा साहब, जैसे मैंने बोला ना, मैं आपको यहाँ बता दूं, अनवरुद्दीन के साथ कौन सा, ठीक है, नासिर जंग और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। दूसरी पार्टी में कौन था, चंदा साहब, मुजफ्फरजंग और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। तो मैं बता दूं, देखो इस युद्ध में, वेल्लोर के युद्ध में मैं बता दे रहा हूं, वेल्लोर के पास एक जगह है अंबर, उसमें ये युद्ध हुआ था, ठीक है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है, अनवरुद्दीन खत्म। और अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो नासिर जंग और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें हार जाती है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो विजय किसकी हो जाती है, चंदा साहब, मुजफ्फरजंग और ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यहां से मैं आपको बताऊंगा कि डुप्ले ने जीतने के बाद सहायक संधि की इनसे, कौन सी संधि की इनसे, सहायक संधि। अब मैं आपको बता दूं, ये वही सहायक संधि है जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार किया, ठीक है। और सहायक संधि का जो जनक था वो डुप्ले था, और वो कॉन्सेप्ट उसने यहां से शुरुआत की थी। उसने क्या बोला था, ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, उसने बोला जैसे है ये है, ठीक है। चलो मैं दूसरे सर्कल बना देता हूं आप लोगों के लिए, मैप ही बना देता हूं सर्कल से, आप क्या समझोगे बच्चे लोग हो आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ था हैदराबाद में क्या किया इसने अपना एक अधिकारी रख दिया यहाँ पर, कौन सा, बूसी नामक अधिकारी रख दिया हैदराबाद, डुप्ले ने बता रहा हूं, ठीक है। और ये अपनी सेना के साथ रहता था, ठीक है। उस सेना का खर्चा भी कौन देता था, यहाँ का शासक देता था। मतलब यहाँ का शासक कौन बन गया था, मुजफ्फरजंग, ठीक है। मुजफ्फरजंग के खर्चे पर बूसी और इसके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना का खर्चा मुजफ्फरजंग उठाने लग गया था, ठीक है। और उत्तरी अर्काट और मसूलीपट्टनम, देखो मैं आपको बता दूं, देखो यहां था मसूलीपट्टनम और यहां था उत्तरी अर्काट। ये भी क्या हुआ, फ्रांसीसियों को मिल गया था, ठीक है, क्योंकि ये सहायक संधि थी। उन्होंने क्या किया था कि उसने बोल दिया था कि अगर मैं आपको जिता दूंगा तो आपको मेरा एक व्यक्ति रखना पड़ेगा, एक अधिकारी रखना पड़ेगा, उस अधिकारी की एक सेना भी होगी, वो भी आपको रखनी पड़ेगी, और उसका पूरा खर्चा आपसे लिया जाएगा, ठीक है। मतलब दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना कोई डुप्ले से सीखे, और वो सीखा किसने, ब्रिटेन लोगों ने, ठीक है। तो बूसी नामक जो था, ठीक है, बूसी नामक जो अधिकारी था हैदराबाद में रखा, और इसका नेतृत्व में एक बड़ी सेना रख दी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस युद्ध में हार गई थी, तो वो अभी शांत नहीं बैठी, वो उसके मन में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। मैंने पहले ही बोला था इन्होंने क्या किया था, देखो मैंने आज भी बता रहा हूं आपके लिए, या तो वो संधि करते थे, या तो पहला चेतावनी, दूसरा षड्यंत्र, दूसरा संधि, तीसरा षड्यंत्र, और चौथा कौन सा था, आक्रमण। उन्होंने आक्रमण किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ,
ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी, तो इन्होंने इस बार षड्यंत्र रचा। इन्होंने षड्यंत्र क्या रखा कि जो अनवरुद्दीन का जो बेटा था, अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली तृष्णापल्ली, देखो तृष्णापल्ली के किले में जाके छुप गया। ठीक है, अनवरुद्दीन का जो बेटा मोहम्मद अली, ठीक है, इसने बार बार अंग्रेजों को से सहायता मांगी, तो वहां अब यहाँ से जो रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क था सिर्फ, लेकिन उसका माइंड देखना, उसने क्या किया, उस रॉबर्ट क्लाइव दूसरा पार्ट शुरू हो गया इस युद्ध का। यहाँ से क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है। रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही चतुराई के साथ मात्र 500 की संख्या की, उसकी जो सेना थी मात्र 500 की थी। ठीक है, उसने क्या किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उस बुद्धि के प्रयोग से उसने क्या किया, चंदा साहब ने जो सेना लगवा दी थी, वो कहाँ लगवा दी थी, तृष्णापल्ली में। ठीक है, क्योंकि तृष्णापल्ली में मोहम्मद अली छुपा हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि जो अर्काट है, जो मैंने यहाँ बताया था अर्काट, इसके आसपास क्या पटाखे उड़वा दिए। ठीक है, बम उड़वा दिया, ताकि चंदा साहब को लगे कि यार नहीं यार, उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, तृष्णापल्ली से अपनी सेना को वापस बुला लिया। जैसे ही तृष्णापल्ली से उसकी सेना वापस आ रही थी, पीछे से मोहम्मद अली ने आक्रमण कर दिया, आगे से अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, और वहीं पर ही खेल खत्म, टाटा बाय बाय। बोलते ना, मैंने लेक्चर का नहीं एंड हुआ, यहाँ बता रहा हूँ। यहीं पर ही क्या होता है कि तृष्णापल्ली से लौटते हुए जब चंदा साहब की जो सेना लौटती है, तो चंदा साहब की सेना हार जाती है और चंदा साहब को मार दिया जाता है। और मोहम्मद अली को नवाब बना दिया जाता है। कहाँ का, कर्नाटक का। ठीक है, इस युद्ध की हार से फ्रांसीसी लोग क्या हो गए थे, घबरा गए थे। ठीक है, इतने घबरा गए थे, ठीक है, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूरे हार का जिम्मेदार किसको बता दिया, डुप्ले को। उन्होंने क्या किया, डिप्लो को वापस बुला लिया। ठीक है, उस टाइम जो फ्रांसीसी जो गवर्नर था वो कौन था, डुप्ले को वापस बुला लिया था। ठीक है, डुप्ले को वापस बुला लिया था। डुप्ले की जगह जो दूसरा जो व्यक्ति भेजा था, ठीक है, वो गवर्नर बना के भेजा था। ठीक है, उसके बदले कौन भेजा था, गोदेहू। ठीक है, उसके ठीक है, डुप्ले का स्थान कौन ग्रहण करता, गुदेहू। ठीक है, गवर्नर जो बन के आता वो आता गुदेहू। ठीक है, तो ये जो परिणाम अगर मैं इसका देखूं, परिणाम इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, बराबरी का। क्योंकि पहले हाथ में कौन जीता, फ्रांसीसी जीते, दूसरे हाथ में कौन जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो युद्ध बराबरी पर रहा। अब जो निर्णायक युद्ध था वो था तृतीय युद्ध, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बाजी मार ली और एक पेरिस संधि करनी पड़ गई कि नहीं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था वो हुआ था 1756 से 1763। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है वो होता है 1763। ठीक है, 1758 से 63 के बीच जो होता है, 1756-63 के बीच ये होता है कर्नाटक युद्ध। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है ये बेहद ही निर्णायक युद्ध माना जाता है। और इस निर्णायक युद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से वर्चस्व शुरू हो गया था। प्रत्यक्ष तौर पर जो था वर्चस्व वो कायम हो चुका था। अब इसका मैं आपको बता दूं तत्कालिक कारण। देखो, मैंने पहले बोला था मैं जो बताऊंगा वो कारणों के साथ बताऊंगा, फिर फैक्ट के साथ बताऊंगा, विद कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। दीक्षित ट्यूटोरियल आपकी सफलता से कभी ना कॉम्प्रोमाइज किया है, ना करेगा, और आगे भी यही कमिटमेंट करते हैं, ना हम करेंगे। मैंने अपनी टीम के बोल दिया है, स्पष्ट बोल दिया है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए बेस्ट कंटेंट उन्हें प्रोवाइड करवाया जाए।
आपने देखा होगा कल की वीडियो में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मैंने अपलोड करवा दी है, ठीक है। एंड थैंक्स टू माय टीम, ठीक है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, 10-10 बज जाते हैं उनको वीडियो अपलोड करते हुए, ताकि आप लोगों का भविष्य उज्जवल बन सके, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो था तत्कालीन कारण था, यूरोप में क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो सप्तवर्षीय युद्ध में सप्तवर्षीय युद्ध में एक तरफ थे फ्रांसीसी, तो इनके अपोजिट में कौन था, ब्रिटेन, ठीक है। फ्रांसीसी और ब्रिटेन जब था, एक गुट का समर्थन कौन कर रहा था, फ्रांसीसी कर रहे थे, दूसरे गुट का समर्थन कौन कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था। तो इसका जो प्रभाव था वो कहां पड़ता है, भारत पे भी पड़ता है, तो ठीक है, भारत पर तरफ पड़ता है। और जो ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका जो नेतृत्व कौन करता है, अमरकूट, आयरकूट, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, आयरकूट। और वही फ्रांसीसी का जो गवर्नर था उस टाइम कौन था, गोदेव। मैंने आपको पहले भी बताया था कौन था, गोदेव। उस गोदेव ने क्या बोला, उस युद्ध के दौरान उसने एक अपना अधिकारी भेजा, कौन भेजा, काउंट लाली को। किसको भेजा, देखो गोदेव एक अदूरदर्शी था, डुप्ले बहुत दूरदर्शी था, लेकिन गोदेव दूरदर्शी नहीं था। उसने क्या किया, उसने काउंट लाली को युद्ध में भेजा, और काउंट लाली ने, ठीक है, उसने क्या किया, सब उनसे लड़ा, ठीक है। फ्रांसीसी हारते गए, और देखो यमन गया है, पुदुचेरी हार गए, ठीक है, ठीक है, काउंट लाली के नेतृत्व में, ठीक है। तो जो बसी था, ठीक है, उसने बोला, जो मैंने आपको बताया था, जो द्वितीय, ठीक है, हैदराबाद में जो बसी नामक जो था, ठीक है, उसको वापस बुला लिया गया था। और उन्होंने जैसे ही उसको वापस बुलाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, ऐसे युद्ध हो गया, इसमें फ्रांसीसी पूरी तरह से हार जाते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी हार जाते हैं। और फ्रांसीसी जो 1760 के किस कौन से वांडीवास के युद्ध में हार जाते हैं, ठीक है। इतनी बुरी तरीके से हारते हैं कि वो कभी फिर उठ ही नहीं पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया इस पर, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप फिर 1763 में एक संधि होती है, पेरिस की संधि। उस पेरिस की संधि में इनको बहुत बुरी तरीके से फ्रांसीसियों को घसीटा गया, मतलब घसीटा गया एक तरह से, इनसे वो संधि करवाई गई जो कभी सोची भी नहीं थी, जो कभी फ्रांसीसियों ने आज तक सोची भी नहीं होंगी, वो संधि यहाँ पर करवा दी गई थी, ठीक है। तो पेरिस की संधि 1763 में होती है, वही 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें कि फ्रांसीसी हार गई थी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, कारण के साथ मैंने आपको बता दिया, कारण के साथ मैंने आपको बता दिया इसका प्रमुख घटना, ठीक है, इसका प्रमुख घटना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैंने देखो जब भूमिका बता दी, भूमिका के बाद कारण बता दिए, कारण के बाद मैंने आपको क्या बताया था, प्रमुख घटना। प्रमुख घटना के बाद जो आता वो आता परिणाम। परिणाम की मैंने आपको बताता गया कि पहला जो युद्ध था वो कोई भी निर्णायक युद्ध साबित नहीं हुआ, दूसरा युद्ध बराबरी का युद्ध रहा, और तृतीय युद्ध जो था वो उसमें पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी हावी रही, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों को पराजय किया, और 1760 में वांडीवास के युद्ध में उनको हरा दिया, और 1763 में एक पेरिस की संधि की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इनका जो फ्रांसीसी का जो महत्व था, इस युद्ध का महत्व इतना क्यों है। देखो इससे पहले मैं आपको प्रभाव बता दे रहा हूं, ठीक है। प्रभाव मैंने बोला था, एक पर पड़ेगा नेगेटिव इफेक्ट,
एक पे पड़ेगा पॉजिटिव इफेक्ट। इसको तो आप लोग बता ही सकते हो, नेगेटिव इफेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। कि इसमें तो कोई बताने वाली है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट किस पे पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। नेगेटिव इफेक्ट किस पे पड़ा, फ्रांसीसी पे। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट में अगर मैं पॉइंट बताऊं तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे पॉजिटिव इफेक्ट कहां से है, इसने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसने अपना वर्चस्व स्थापित शुरू कर दिया, क्योंकि 1757 प्लासी का युद्ध भी होता है। ठीक है, और इस युद्ध के बाद ही एक बक्सर का भी युद्ध होता है। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया, जो कि इनके लिए ये युद्ध बेहद ही प्रभावशाली रहा और एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। वही फ्रांसीसी का युद्ध क्या हुआ कि इनको जो शक्तियां थी वो बहुत सीमित कर दी गई थी, एक तरह से इनको तोड़ दिया गया था ताकि ये दोबारा से उभर ना पाए, और ऐसा ही हुआ, ये कभी उभर पाए ही नहीं। इसका अगर मैं महत्व बता दूं, जो लड़ाई का जो महत्व था, वो लड़ाई का महत्व क्यों था, क्योंकि एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि दोनों की विचारधारा क्या थी, वणिकवाद की विचारधारा थी। ठीक है, दोनों की जो विचारधारा थी वो थी वणिकवाद की। देखो, वणिकवाद की विचारधारा थी, विचारधारा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों की वणिकवाद की विचारधारा थी, लेकिन एक तरफ था फ्रांसीसी, वही दूसरी तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ठीक है, और एक था ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने क्या किया कि वणिकवाद की विचारधारा दोनों में समान थी, लेकिन इस निर्णायक युद्ध में जो वणिकवाद की जो विचारधारा थी, जो एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, वो किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब एकाधिकार स्थापित किया तो उसको ऐसे नहीं किया, उसको संघर्ष करना पड़ा, उसको जूझना पड़ा। ठीक है, जब तक आप लोग ऐसे, मैं आप लोगों से बोलता, देखिए, मैं फल की चिंता मत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल तू पाएगा। कर हौसला, तू रख हौसला, तू योग्यता अगर तेरे में है, हुनर तेरे में है, तो तू जरूर एक दिन सक्सेस होगा। लेकिन सबसे पहले क्या है कि अपने आप की काबिलियत को पहचानो, अपने अंदर की कुव्वत को पहचानो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो दीक्षित ट्यूटोरियल्स के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक उनमें पोटेंशियल है, कुछ करने का जज्बा है उनमें। ठीक है, तो उस जज्बे को अब बस एक निरंतर रखिए, एक धैर्य रखिए, निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। दीक्षित ट्यूटोरियल हमेशा आपके साथ है 24/7। कभी भी आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से वर्चस्व स्थापित हो गया। तो आज की क्लास में मैं आपको यही था, कर्नाटक के जो 3 जो निर्णायक युद्ध थे वो मैंने आपको आज पढ़ा दिए। ठीक है, और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की विचारधारा शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता दूं, देखो हमने क्या किया, ब्रिटिश प्रसार जो था, ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार था, उसका एक पॉइंट हमने खत्म किया, क्या था, कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, अभी हम 1757 की क्रांति को पढ़ेंगे, कल 1757 की प्लासी का युद्ध, क्रांति नहीं, प्लासी का युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध हम पढ़ेंगे कल, और उसको भी हम ऐसे ही बाइफरकेट पढ़ेंगे कि भूमिका, ठीक है, प्रेरक तत्व, ठीक है, प्रमुख घटना, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं बताता जाऊंगा, इसका परिणाम, महत्व, प्रभाव। ठीक है, तो दीक्षित ट्यूटोरियल कभी आपकी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ना आज तक कभी किया है, ना आज तक कभी करेगा। जैसे हम, हमारे लिए आप वैसे ही हो, जैसे अगर जो पेड़ पे अच्छे होते हैं, जो रुपए देके हमारे लिए हमारे पास पढ़ते हैं, तो हम जैसे उनको ट्रीट करते हैं, हम भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो। कभी ये मत सोचो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, आप अपना नेट खर्च कर रहे हो, और वहाँ आपके साथ बहुत ऐसे एरियाज हो जहाँ नेटवर्क नहीं आते, तो आप छतों पे बैठ के आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपके पास नेट करवाने के लिए आपके पास रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये मत सोचो कि फ्री पढ़ रहे हैं, फ्री कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन दीक्षित ट्यूटोरियल आपकी इस मेहनत का परिणाम जरूर दिलाएगा, और ये कमिटमेंट मैं आज कर रहा हूं, जरूर 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 आप सफलता का परिणाम पॉजिटिव लाओगे। परिणाम आता है नेगेटिव पॉजिटिव, बट आपका परिणाम पॉजिटिव आएगा, लेकिन
दीक्षित ट्यूटोरियल्स के माध्यम से आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, आपके लिए भी एक कंपटीशन फील्ड तैयार होगा ताकि आपको पता चलेगी आपका फ्रेंड और आप में कितना जमीन आसमान का फर्क है, आप कितने दूध में हो कितना पानी में हो। ठीक है, तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दीक्षित ट्यूटोरियल्स को। जय हिंद, जय भारत।